थे कि पवन जी बीजेपी जैसे पार्टी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को, पवन सिंह जी को बर्बाद करना चाहती थी बीजेपी, लेकिन और दूसरी तरफ पवन सिंह को ट्रोल भी करते हैं कि ट्रोल नहीं कर रहे हम ट्रोल नहीं कर। और बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अपने बाप की भी नहीं सुनती। खास्ते अगर जीत गए, हालांकि जीतेंगे नहीं, लेकिन खुदा न खास्ते अगर जीत गए तो आरा क्षेत्र को बीजेपी पवन सिंह जी को निर्दलीय के तौर पे इनको लड़ना चाहिए था। निर्दलीय के तौर पे जरूर आरा के बेटा के नाम पे इनको जगह मिलती। आरा में कितने फैक्ट्री लगा दिया बीजेपी ने, बताइए। आरा के लोग आखिर क्यों बीजेपी को वोट देंगे? पवन सिंह जी निर्दलीय होते तब एक बात की बात। पता इस तरह से तो किस तरह का कैंडिडेट उतारेगी कि वहां पर पवन सिंह का मुकाबला कर पाएगा वो कैंडिडेट? देखिए, आरा के रमना मैदान में, जिस रमना मैदान में पवन सिंह जी बहुत प्रोग्राम किए हैं, आरा के रमना मैदान में ही आरा के लोग तो पूछेंगे ना पवन सिंह जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आए हैं, तो आप क्या देख लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या अच्छाई देख लिए कि आप यहाँ पे टिकट लेकर के आए हैं? प्रत्याशी अगर अपने स्वाभिमान के साथ लड़े तो फिर वहां पे मोदी की भी औकात नहीं है कि सामने टिकट। कहना है पवन सिंह ऐसे कलाकार है जो बीजेपी को घुटने पे खड़ा कर दिया। आदि ममता बनर्जी जी को नरेंद्र मोदी जी कैसे संबोधित किए थे? दीदी, ओ दीदी, ये क्या पहली बार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि टिकट के बाद उन्होंने कहा कि हम आसनसोल नहीं लड़ेंगे। वो तो पहले से ही बोल चुके थे कि आसनसोल हम नहीं लड़ेंगे। याद है पावर स्टार पवन सिंह अब आसनसोल से नहीं आरा से टिकट कंफर्म हो गया है। अब बीजेपी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़ेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सेन यादव जी हैं। काफी अब ये इंडस्ट्री में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी पहली बार किसी स्टार के सामने झुका है और उसकी बातों को माना है। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, आप अच्छे हैं जी, अपना बताइए। बढ़िया। क्या सच में बीजेपी पहली बार किसी सुपरस्टार के सामने झुका है, उसकी बातों को माना है? देखिए, इसमें सुपरस्टार की बात नहीं है। बीजेपी जो है अभी बहुत ही हम कह सकते हैं कि दयनीय हालात से गुजर रही है। बीजेपी की स्थिति पूरे देश में बहुत खराब है और जो भी खास करके जो नामचीन जो अगर कोई प्रत्याशी होते हैं, चूँकि पॉलिटिकल फेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है पवन सिंह जी का, अब अभी तक तो है ही नहीं, बट एक हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल फेस तो उनका है। तो बीजेपी जो है वो अब ऐसे ही यही सब जो फेस है ना, उन्हीं के सहारे बैतरनी पार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि लगता नहीं है कि बैतरनी पार कर पाएगी। हाँ, बात चल रही थी आसनसोल से पवन सिंह को लड़ने की। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने शुरू से लेकर आज तक हर इंटरव्यू में कहा था कि हम लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे, छपरा से लड़ेंगे, अपने गृह जिला से लड़ेंगे। तो क्या लगता है पवन सिंह ने ऐसा क्या कुछ किया होगा कि बीजेपी उनके बातों को मान ली? टिकट करने वापस करने के बाद भी उनको मान ली, आरा से ही टिकट दे दी, ऊपर से जो आरके सिंह वहां के 2 बार के सांसद, उनको मोतिहारी भेज दिया। क्या मतलब क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या सच में अब राजनीति में भी पवन सिंह का दबदबा उस टाइप का है जिस तरह के आप कहते हैं कलाकारों का एक अपना छवि है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पवन सिंह जी का पहली बार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि टिकट के बाद उन्होंने कहा कि हम आसनसोल नहीं लड़ेंगे। वो तो पहले से ही बोल चुके थे कि आसनसोल हम नहीं लड़ेंगे। मतलब बीजेपी सिर्फ पवन सिंह जी का छवि खराब करने के लिए आसनसोल भेजना चाहती थी। और उसके बाद जब पवन सिंह जी जब टिकट वापस करने की बात की है, तो वहां भी बीजेपी उनकी छवि को खराब करने का प्रयास की। वो क्या बोलते हैं, बीजेपी ने अंदर-अंदर एक र्यूमर फैलाया कि भाई जो गाने जो खास करके जो भोजपुरी में उन्होंने जो बंगाल को लेकर के उन्होंने गाए हैं। तो इस तरह की र्यूमर को हवा कौन दिया? बीजेपी ने दिया। पर ये तो बात सच है, जिस तरह से पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या भोजपुरी के तमाम स्टार जिस तरह से बंगाल को लेकर गाने बनाते हैं, उनकी महिलाओं को, वहां के सांसद से लेकर वहां के मुख्यमंत्री तक इस बात को ट्विटर पे ट्रेंड हो जाता है कि पवन सिंह जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो कैसे वहां से चुनाव लड़ सकता है? आंदोलन तक हो जाते हैं। तो फिर तो ऐसे में तो नरेंद्र मोदी जी को भी बंगाल नहीं जाना चाहिए, बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने भी ममता दीदी का थोड़ा सा मजाक थोड़े उड़ाया है। वो भी आप ये देखिए,
आप पवन मंच सिंह को से आप नहीं, पवन मंच सिंह को से मोदी जी से तुलना करने नहीं, लगे। नहीं, आप ये बताइए मंच से नहीं, जैसे अगर भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये गाना की वजह से जैसे वहां के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहां की ही मुख्यमंत्री टीएमसी के हम कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा हाँ। देश की आधी आबादी ममता बनर्जी जी को नरेंद्र मोदी जी कैसे संबोधित किए थे? दीदी, ओ दीदी, ये क्या है? ये क्या है? आप ये बताइए कि जब महिलाओं पे टीका टिप्पणी की जब बात होती है, तब सोनिया गांधी जी को किसने कहा? विदेशी मैडम किसने कहा? किसने कहा बताइए? आप जब महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी या महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं के द्वारा जो आरोप लगाया गया भाजपा के किसी भी नेता पे, तो उसमें एक नाम तो आता है ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी, फिर उनको कैसे? तो तमाम ऐसी चीजें हैं। तो क्या इसमें मनोज तिवारी क्या जी क्या मनोज इसमें तिवारी क्या जी ने इसमें कहा, सबसे कमजोर प्रत्याशी पवन सिंह ही लगे थे कि उनको ट्रोल कर लिया गया? पवन सिंह जी को बर्बाद करना चाहती थी बीजेपी, लेकिन ऐन वक्त पे पवन सिंह अपने आप को समझे और पवन सिंह इस राजनीति को समझे, उनकी टीम समझी और तब जाकर के बीजेपी को घुटनों पे ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने। मतलब आपका कहना है पवन सिंह ऐसे कलाकार है जो बीजेपी को घुटने पे खड़ा कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल बीजेपी को घुटनों पे खड़ा कर दिया, बीजेपी को घुटनों पे रेंगने पे मजबूर कर दिया पवन सिंह ने। ये संतोष रेणु यादव जी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये हम ही नहीं सिर्फ कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं और ये अब सब लोग जान गए ना, ये अब सब लोग जान गए कि प्रत्याशी अगर अपने स्वाभिमान के साथ लड़े, तो फिर वहां पे मोदी की भी औकात नहीं है कि सामने टिक जाएंगे। तो पवन सिंह आपके अनुसार स्वाभिमानी व्यक्ति हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, उनका ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा। अच्छा, पवन सिंह शुरू से कहते आए थे कि हम आरा से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे, पर पवन सिंह को आरा से न लड़ाकर आसनसोल से टिकट दिया गया और जो अब न्यूज जो आ रहा है कि जो वहां के आरा के सांसद आर.के. सिंह है, 2 बार से सांसद है, उनको मोतिहारी भेज दिया गया। पवन सिंह में ऐसा क्या कुछ है, ऐसा छवि जो पवन सिंह ने जो ठाना वो करके ही माने, बीजेपी उनके सामने झुक गई? देखिए उगते सूरज को बीजेपी सलाम करती है और जिनसे काम हो जाता है, उनका अपमान भी बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से करती है ना? आप देखे होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी जिस वक़्त गृह मंत्री हुआ करते थे, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक़्त नरेंद्र मोदी जी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। वही लाल कृष्ण आडवाणी जी, वही राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किए थे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे और आज देखिए ना लाल कृष्ण आडवाणी जी हाथ जोड़ते हैं फिर भी नरेंद्र मोदी जी देखते तक नहीं है, कोई भाव नहीं देते, है ना? अलग बात है कि भारत रत्न जो है उनको मिला क्योंकि इधर कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, तो डैमेज कंट्रोल के लिए वहाँ पे कि ताकि माने उन लोगों को इतनी तकलीफ है कि कैसे एक माने शोषित समाज के बेटा को भारत रत्न मिल गया, बस इस चीज़ का डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उधर लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया। आप देख लीजिए राजनाथ सिंह जी की स्थिति कि वो जो माला वाला जो प्रकरण होता है, जिसमें राजनाथ सिंह जी आना चाहते हैं माले के अंदर में, तो अमित शाह जी डाँट करके निकाल देते हैं, ये स्थिति है वहाँ पे। तो बीजेपी जो है वो शुरुआती अवस्था से ही सत्ता के लिए किसी को भी सम्मान करेगी, सत्ता पाने के बाद किसी का भी अपमान करेगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर लिया जाए, क्या पवन सिंह जो पावर स्टार है, कहा जाता है भोजपुरी की धरोहर हैं, तमाम उनके फैंस अलग-अलग नामों से जानते हैं, तो क्या अब जो पवन सिंह पर बीजेपी ने दांव खेला है, आरा से वो निकाल सकते हैं उस सीट को? क्योंकि 2 बार से वहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं। देखिए पवन सिंह जी का बीजेपी से इस बार निकलना बहुत मुश्किल होगा। कैसे? क्योंकि इस बार लोग मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, अगर 2019 में अगर आते, 2019 में अगर उनको यही टिकट अगर मिल जाती, तो कुछ हम कह सकते थे, कुछ संभावनाएँ थी, लेकिन इस बार संभावनाएँ नहीं है। बीजेपी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बीजेपी में। अभी देश के लोगों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए।
देश के लोगों को क्या चाहिए? अर्थव्यवस्था की जरूरत है, उनके पैकेट में पैसे की जरूरत है। देश के लोगों को क्या चाहिए? देश के लोगों को एक स्थिर और उनके लिए बात करने वाली सरकार चाहिए। देश के लोगों को राम और श्याम और अल्लाह और गुरु नानक और यीशु मसीह के नाम पे राजनीति से मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि आप रेलवे में कितना वैकेंसी निकाल रहे हो, आप एयरलाइंस में कितना वैकेंसी निकाल रहे हो, आप तेल, रेल, गेल, सेल, भेल इन तमाम सेक्टर में लोगों को कितना रोजगार दे रहे हो, कितना आप नौकरी दे रहे हो। सर सीधा सवाल करते युवाओं हैं की जी। किसान को चाहिए क्या? किसान को क्या चाहिए? आप उनकी एमएसपी पे क्या बोलते हो? क्या निर्णय लेते हो? आप उनके लिए किसान जो हैं, हमारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी आत्महत्या कब रुकेगी? हमारे नौजवान जो रोड पे मांग कर रहे हैं कि नौकरी दो, नौकरी दो, उनके पीठ पे लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं उन पे, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, वो कब बंद होगा? आप ये बताइए, जो नई शिक्षा नीति जो है, एकल शिक्षा की व्यवस्था, एक आप ये बताइए कि बीजेपी के नेता, उनका बेटा फ्रांस जर्मनी पढ़ेगा और हमारे किसान का बेटा कहाँ पढ़ेगा? उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? आप बताइए स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा? एक कोरोना आया, देश की दुर्दशा को सामने ला करके रख दिया। आप बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त की भोजन दे रहे हैं, मतलब हमारे देश के किसान को ऐसी बदतर हालत में आपने क्यों पहुंचा दिया? हमारे देश के किसान तो इतने आत्मनिर्भर थे, इतने मजबूत थे कि देश के लोगों का तो पेट भरते ही थे। हमारे देश के किसान इतना अनाज उगाते थे कि दूसरे देशों में अनाज निर्यात की जाती थी और दूसरे देश के लोगों का भी पेट भरते थे हमारे किसान। सर आते हैं पवन सिंह पे। तो क्या जो आरजेडी से कैंडिडेट आरा से खड़े होंगे, क्या वो पवन सिंह का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, पवन सिंह जी का मुकाबला करना या क्योंकि नहीं पवन सिंह वो पहले ऐसे वहां के प्रत्याशी हैं जो उसी जिले से बिलोंग करते हैं, और आपको भी पता है जिस तरह से पवन सिंह के फैंस हैं, सुपरस्टार हैं, और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से लड़के उसी सीट को लिया है। देखिए, उसी जिले से आते हैं तो उसी जिले में बहुत सारी ऐसी भी सेक्टर है ना, ऐसे भी लोग हैं ना जो बेरोजगारी के हालात में हैं। आरा में कितना फैक्ट्री हो गया, आरा में कितने रोजगार मिल गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह जी पूछेंगे ना, आर के सिंह जी पूछते होंगे ना, आरा के लोग तो पूछेंगे ना पवन सिंह जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आए हैं, तो आप क्या देख लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या अच्छाई देख लिए कि आप यहाँ पे टिकट लेकर के आ गए? क्या सुनिश्चित करेंगे? क्या मोदी जी की जो गारंटी वाली जो योजना थी कि तेल का दाम कम होगा, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी लोगों को, क्या ये सब हुआ? 15 लाख रुपए की बात क्या हुआ? मिला लोगों को? और सबसे बड़ी बात, आरा के रमना मैदान में, जिस रमना मैदान में पवन सिंह जी बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं, आरा के रमना मैदान में ही नरेंद्र मोदी जी जनसभा कर रहे थे और जनसभा के दौरान बिहार की बोली लगाए थे। बोले थे कि बोलो बिहार वासियों, 10,000 करोड़ दे दें, 20,000 करोड़ दे दें, 30,000 करोड़ दे दें, चलो 30 नहीं 40 देते हैं, 40 नहीं 50 देते हैं, ऐसे करके 1.25 करोड़ देने की बात की थी उन्होंने। आप भी इस बात को नहीं भूले होंगे। आरा के रमना मैदान में ये की गई वादें क्या पूरा हुआ? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या मिला? ये बात आरा के लोग तो भली-भांति पूछेंगे पवन सिंह जी से। पर जो आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, क्या पवन सिंह जैसे सुपरस्टार का मुकाबला उस आरा सीट से कर पाएंगे? देखिए, है क्या ना कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं कौन? 14.25 करोड़ की आबादी है। आरजेडी कौन है? 14.25 करोड़ की भावना आरजेडी का नाम है, महागठबंधन का नाम है। एक तरफ संतोष रेणु यादव जी पवन सिंह का तारीफ करते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति बताते हैं कि बीजेपी से लड़कर पहला ऐसा बंदा है जो टिकट वापस लिया, अपने जिस जो कहा था वो करके दिखाया।
और दूसरी तरफ पवन सिंह को ट्रोल भी करते हैं कि ट्रोल नहीं कर रहे हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं। पवन सिंह जी को ट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, आप इसी को मत समझिए। आपने क्वेश्चन किया कि जब बीजेपी के टिकट लेकर के वो आरा में आएंगे तो क्या चुनाव जीत सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये था। तो बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। आप बीजेपी के टिकट पे आप ये बताइए, डूबती हुई नैया में सवार होकर के आप सोच रहे हैं पवन कि सिंह के भंवर सामने पार कर जाए। पवन सिंह के सामने आरजेडी जो इंडिया गठबंधन है कैसा कैंडिडेट को उतारेगी, क्योंकि आरा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 10 साल से वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट है। अब ऊपर से पवन सिंह वहीं के रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार, बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है इस तरह से। तो किस तरह का कैंडिडेट उतारेगी कि वहां पर पवन सिंह का मुकाबला कर पाएगा वो कैंडिडेट? देखिए, जो भी कैंडिडेट आएंगे या तो राजू गोप जी हैं या तमाम लोग, जैसे पता नहीं इस बार लेफ्ट को जाएगा या आरजेडी को जाएगा, वो तो आगे आने वाली समय की चीज है। लेकिन जो भी कैंडिडेट आएंगे उन कैंडिडेट को जनता इसीलिए पसंद करेंगे क्योंकि वो मुद्दे की बात करेंगे। आखिर महागठबंधन लड़ाई किस बात की लड़ रही है? तेजस्वी जी लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? तेजस्वी जी लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि आखिर बिहार के लोग कब तक पलायन करते रहेंगे, कब तक दूसरे राज्यों में जा करके अपमानित होते रहेंगे, बिहार को वो सम्मान क्यों नहीं मिला, बिहार को वो हक अधिकार क्यों नहीं मिला। अब तक 10 साल में बीजेपी ने बिहार को वो हिस्सा क्यों नहीं दिया, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों किया। 2019 में आप ये मत भूलिए कि बिहार ने 40 में से 39 सांसद एनडीए को दिया था। आप बताइए एनडीए ने बिहार को क्या दिया? 40 में 39 हमने दिया, 39 सांसद बिहार ने दिया। बिहार को क्या मिलता है? क्या मिलता है बिहार को? वो टूटने वाला ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, जो गाय से जब टकराती है तो उसका इंजन टूट जाता है। और 26 सांसद दिया गुजरात ने, उसको क्या मिला? बुलेट ट्रेन मिला। आप बताइए, बिहार के लोग ये जरूर पूछेंगे पवन सिंह जी से कि बताइए पवन जी, आप चले गए भाजपा में, उसी भाजपा में क्या संतोष सोनू यादव जी उम्मीद लगाए बैठे थे कि पवन सिंह आरजेडी से लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की न्यूज चल रहे थे? देखिए जाहिर क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा भाई, बड़ा भाई आरजेडी से लड़ेगा और हम सपोर्ट करेंगे? सच बताइएगा, दिल की बात है, दिल की बात है, बताइएगा सर। हम बता रहे हैं, इतना तो जरूर हम उम्मीद लगाए थे कि पवन जी बीजेपी जैसे पार्टी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को आज कंगाली के स्थिति में खड़ा कर दिया है। उम्मीद था कि आरजेडी से लड़ेंगे। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस देश को अब ऋण देने से मना कर रही है, कर्ज देने से मना कर रही है। आज देश किस बदहाली की स्थिति में है ये आप जानिएगा। आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारे घर में घुस करके हमारे हिंदुस्तान की जमीन को कब्जा कर लिया है, पता है आपको? ये आरा में कितने फैक्ट्री लगा दिया बीजेपी ने, बताइए। आरा के लोग आखिर क्यों बीजेपी को वोट देंगे? पवन सिंह जी निर्दलीय होते तब एक बात की बात होती। मतलब निर्दलीय अगर होते तो संतोष सोनू यादव जी सपोर्ट करते। हाँ, वो फिर एक बात की बात होती, लेकिन वो बीजेपी से हैं। बीजेपी लुटेरा पार्टी, जिसने देश को लूटा, देश की भावनाओं को लूटा, उस पार्टी को कैसे वोट देंगे? कैसे वोट देंगे? आरा के लोग क्या प्रताड़ित नहीं है? आरा के लोग क्या प्रताड़ित नहीं है? आरा के हमारे भाई जितने भी हैं, क्या आपको नहीं लगता क्या उनका इस देश में अधिकार नहीं है? फिर बीजेपी उनका अधिकार क्यों छीनी? क्या जब वैकेंसी जब बीजेपी लाती 2 करोड़ प्रति वर्ष, तो क्या हमारे आरा के भाई बहनों को नौकरी नहीं होता? बताइए। क्या 15-15 लाख रुपया अगर देती तो क्या हमारे आरा के भाई बहन, माता बहन? अभी पवन सिंह के लिए संतोष सोनू यादव जी क्या शुभकामनाएं रहेगा कि क्या कुछ रहेगा? शुभकामना है, अपनी इच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे इंडिपेंडेंट रह करके नहीं जीत सकते हैं, तो ये आपकी सोच है। भाई आपका कद था, जैसे पवन सिंह जी में कोई दाग नहीं था, लेकिन आप ऐसे जगह चले गए जहां पूरा का पूरा टोकरी ही सड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उससे प्रभावित आप भी तो होंगे ही, आप भी प्रभावित होंगे उससे। इससे बढ़िया रहता है कि पवन सिंह जी को निर्दलीय के तौर पे इनको लड़ना चाहिए था। निर्दलीय के तौर पे जरूर आरा के बेटा के नाम पे इनको जगह मिलती, क्योंकि आप ऐसे पार्टी से आप आ रहे हैं
जो बहुत प्रदूषित पार्टी है, बहुत प्रदूषित, बलात्कारी वहाँ पे है, भ्रष्टाचारी वहाँ पे है, अत्याचारी वहाँ पे है, संविधान की हत्या करने की मानसिकता रखने वाले वहाँ पे हैं, शोषित मजदूर जो गरीब हमारे भाई हैं, उनको माने अपमानित करके गाली देने वाले लोग वहाँ पे हैं, जो हमारे किसानों को जिसने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को मुल्ला कटुआ कहा, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो संविधान बदलने की बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए कि फिर आरा के लोग किस बिहाफ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? तो संतोष रेणु यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, शुभकामनाएं हैं, पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। यही चलते ना कि अगर वो निर्दलीय होते, सपोर्ट होता। हाँ, निर्दलीय होते, चूंकि मैं पवन जेडी से होते सपोर्ट, चूंकि मैं पवन जी को जानता हूँ, पवन जी को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन पवन जी को वोट दे करके भी क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, इस बात को समझिए, बीजेपी से हैं वो, और बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अपने बाप की भी नहीं सुनती, ठीक है? तो पवन सिंह का क्या सुनेगी? और इस बात को बीजेपी ध्यान में जरूर रखेगी कि पवन सिंह ने उनको, बीजेपी को पवन सिंह ने घुटनों पे रंगवाया है, इस बात को बीजेपी ध्यान में जरूर रखेगी। और ये बात मैं आपको लिख करके मैं दे देता हूँ कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, खुदा न खास्ते अगर जीत गए, हालांकि जीतेंगे नहीं, लेकिन खुदा न खास्ते अगर जीत गए तो आरा क्षेत्र को बीजेपी बर्बाद कर देगी, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, संतोष रेणु यादव जी का बड़ा बयान है कि पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, शुभकामनाएं हैं, पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको उम्मीद नहीं है कि पवन सिंह वहां पर कुछ विकास कर पाएंगे। पर जिस तरह से पवन सिंह ने बीजेपी को झुकाया है, घुटने पे ला दिया है, जो उन्होंने कहा था कि हमारा से लड़ेंगे, उसके लिए वो लड़े और मरे, और आरा से ही टिकट लेकर वापिस आए। वहां के भावी जो सांसद थे, दो बार के सांसद, उनको पीछे छोड़ वहां से वो खुद लड़ने के लिए तैयार हुए। तो संतोष रेणु यादव जी का शुभकामनाएं हैं। वैसे इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।